आज मेरे पास एक क्वेरी आई, एक क्वेश्चन आया और जिन्होंने क्वेश्चन किया था वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है प्रोफेशन से। बहुत अच्छा काम चल रहा है। लाइफ में ऐसा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। एक जो लाइफ का पिलर है मैरिड लाइफ का, वो गड़बड़ है। वो चार्ट देख के पता चल रहा था। उनसे बात की मैंने और जो उनका मेजर प्रश्न था वो ये नहीं था कि लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, क्या है। प्रॉब्लम क्वेश्चन ये था कि मैं बहुत दिनों से, मैं 3-4 साल से रेमेडियल प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ और कोई भी रेमेडी मुझे हेल्प नहीं करती है। और ये सिर्फ उनके साथ नहीं है, आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा कि आप लोग रेमेडियल प्रोसेस को फॉलो करते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। इसका जो सबसे बड़ा आंसर है वो ये है कि आप गलत रेमेडीज फॉलो करते हैं, आपको सही रेमेडीज बताई नहीं जाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे आंसर्स हैं। आज हम इसको इन डेप्थ बहुत गहराई के साथ एक्सप्लोर करेंगे और इसमें हम सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ही नहीं देखेंगे, हम इसमें स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव और उसमें भगवत गीता क्या कहती है, मॉडर्न साइंस क्या कहता है, उन सारी चीजों को हम एक्सप्लोर करेंगे, उन पे बात करेंगे और देखेंगे क्या वो रीजन है जिसके वजह से जिसके अप्लाई होने पर रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। नमस्ते, मैं हूं दार्शिक पांडे और आज हम बात करने वाले हैं रेमेडियल प्रोसेस पे और रेमेडीज क्यों काम नहीं करती हैं। तो जब आप पूछते हैं कि रेमेडीज काम क्यों नहीं करती हैं, तो इस क्वेश्चन के पीछे आप पूछ रहे होते हैं कि मेरी मर्जी, मेरा एफर्ट, मेरी मेहनत और मैं जो चाह रहा हूँ वो क्यों नहीं हो रहा है। रेमेडीज भी एक एफर्ट का प्रोसेस है, आप उसमें भी एफर्ट करते हैं। तो जो आप चाह रहे हैं वो क्यों नहीं हो रहा है। और ये बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है। इसका जवाब सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के थ्रू नहीं मिल पाएगा आपको। इसका जवाब फिलॉसफी से, इसका जवाब जो है स्क्रिप्चर्स से, इसका जवाब मॉडर्न साइंस के थ्रू हम आज ढूंढने का प्रयास करेंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन हम शुरुआत वहां से करेंगे जहां से शुरुआत होनी चाहिए, कर्म से। तो जब हम कर्म डिस्कस करते हैं तो कर्म में हम सिर्फ आज कर्मों का जो मेजर 3 टाइप होता है, जिसमें हम संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमान कर्म देखते हैं, उससे हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं संचित कर्म के बारे में। अगर थोड़ा सा मैंने इससे जो पिछली वाली वीडियो हमने अपलोड की है उसमें संचित कर्म के विषय में मैंने डिस्कस किया था। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा उससे और आगे बढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट से। संचित कर्म क्या होता है, बहुत लेमन लैंग्वेज में। जो संचित कर्म होता है वो आपके हजारों जन्मों का एक पूरा का पूरा इकट्ठा किया हुआ कर्म है। जितने जो सोल का एज है, जितने जन्म आपने लिए हैं, उनमें जो भी आपने किया है, जो भी आपने इकट्ठा किया है, वो आपका संचित कर्म होता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आपका एस्ट्रोनॉमी में, एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट होना चाहिए और आपको जानना चाहिए कैसे चीजें काम करती हैं और कैसे हमने बहुत पहले उन चीजों के बारे में बात किया था और कैसे आप उसको आगे प्रोपोगेट कर सकते हैं, फ्लैग बियरर बन सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के। तो एस्ट्रोफिजिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम कहते हैं लुक बैक। लुक बैक क्या होता है कि कोई तारा है, जब वो लाइट इमिट करता है तो वो तुरंत आपके पास नहीं आती है, या फिर जो वहां पे लाइट बन रही होती है वो कम से कम हजारों लाखों साल बाद आपके पास पहुंचती है। जो हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है वो है एंड्रोमेडा। जो उसकी लाइट है वो हमारे पास 2.5 मिलियन ईयर्स में पहुंचती है वहां से। सन का भी ऐसे, आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बारे में और पढ़ सकते हैं। वो मैं नहीं डिस्कस करूंगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जो लाइट है वो आपके पास हजारों सालों में आती है, लाखों सालों में आपके पास पहुंचती है। वो जो बनने का प्रोसेस है बहुत पहले शुरू हो गया होता है। तो संचित कर्म ठीक वैसा ही होता है। जो अभी आप जी रहे हैं वो संचित कर्म का कुछ हिस्सा है जो आपके पास पहुंचा हुआ है। आपने बहुत सालों, लाखों, हजारों सालों पहले जो कुछ भी किया होगा, जो जन्म लिए होंगे, वो जो कुछ भी करता है वो संचित कर्म में है। तो जो संचित कर्म है वो हजारों सालों का एक्यूमुलेटेड लाइट है जो ट्रेवल कर रहा है अभी। जो आपके पास कुछ है, प्रारंभ में हम डिस्कस करेंगे, जो कुछ आप तक पहुंचेगा। और जो आपका रेमेडियल प्रोसेस है वो संचित कर्म को छू भी नहीं सकता है। जो भी आपने किया है उसको टच भी नहीं कर सकता है वो, इसलिए उसे नहीं बदला जा सकता है। अब हम बात करते हैं प्रारब्ध की। प्रारब्ध वो है जो एनर्जी का हिस्सा जो है, जो ऑलरेडी इन मोशन है, जो आपकी फैमिली है, जो उसमें से, जो संचित कर्म में से अभी इस लाइफ में मिला हुआ है, वो क्या है, वो आपका प्रारब्ध है। जो आपकी फैमिली है, लोग कहते हैं कि इंसान कुछ भी कर सकता है। क्या इंसान अपनी फैमिली, आपने चूज किया था क्या अपनी फैमिली? जो सबसे बड़ा फैक्टर है, आपकी सोसाइटी में पैदा हुए, किस फैमिली में पैदा हुए, पेरेंट्स कौन बने, वो आपको पता नहीं था, रैंडम है बिल्कुल। आप कैसे कह सकते हैं कि इंसान सब कुछ डिसाइड कर सकता है, कर्मों से सब कुछ होता है? नहीं होता है कर्मों से सब कुछ। बहुत सारी चीजें रैंडम, बहुत सारी चीजें जो हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें वो रैंडम लगता है, लेकिन बहुत सारी चीजें पहले से डिसाइडेड है, प्री डेस्टाइन्ड है, और वो प्रारब्ध का पार्ट होता है आपका।
जो संचित में से इस जन्म में मिला हुआ है, फैमिली है, जो कुछ भी आपके आस-पास चल रहा है, वो प्रारब्ध है। जो आपको मिला हुआ है, वो प्रारब्ध का पार्ट होता है। इसमें जो सबसे बड़ा गलत जो फैलाया गया या बोला गया वो ये है कि प्रारब्ध को आप नहीं बदल सकते। बिल्कुल ऐसा नहीं है, प्रारब्ध को आप बदल सकते हैं, उसके 2 पार्ट्स होते हैं प्रारब्ध में भी। एक रिजिड होता है और एक फ्लेक्सिबल होता है। जो फ्लेक्सिबल वाला पार्ट है, उससे आप डील कर सकते हैं और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे शास्त्रों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो तीसरा इसमें क्लासिफिकेशन है, वो है क्रियमान कर्म का। क्रियमान या आगामी कर्म, मतलब जो अभी आप कर रहे हैं, जिसमें आपको फ्री विल मिला हुआ है, जिसको आप थोड़ा-सा मोल्ड कर सकते हैं, थोड़ा-सा डिसाइड कर सकते हैं। जो आप अभी कर रहे हैं, वो क्रियमान के पार्ट में आता है। इस पे 200% रेमेडीज़ या फिर बिहेवियरल रेमेडीज़ वर्क करती हैं और आप इसको बदल सकते हैं अपने कर्मों से, रेमेडियल प्रोसेस से। इस पे हम बाद में आएँगे, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ये कर्म का एक मोटा-मोटा जो है वो क्लासिफिकेशन है, संचित में, प्रारब्ध में और क्रियमान कर्म में। तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बताता है कि रेमेडीज़ वर्क करेंगी कि नहीं करेंगी। इसमें जो प्रारब्ध है, उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला होता है दृढ़ कर्म, दूसरा होता है अदृढ़ कर्म और तीसरा होता है जो बीच का होता है, चाहे वो दृढ़ और अदृढ़ का मिक्स होता है। तो हम बात करते हैं दृढ़ कर्म क्या होता है। दृढ़ कर्म प्रारब्ध का वो पार्ट है जो बिल्कुल फिक्स्ड है, जिसे आप नहीं बदल सकते, जहाँ पे कोई रेमेडी, कोई पूजा, कोई दान नहीं काम करने वाला है। पुण्य काम करता है, हर जगह करता है, रेमेडीज वहां नहीं काम करने वाली है। ऐसा करिकुलम है जिसको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए एग्जाम्स देने पड़ेंगे और फिर उस परीक्षा को पास करना पड़ेगा, और नहीं पास करेंगे तो फिर भुगतना पड़ेगा। वो उस कर्म को जीना ही पड़ेगा, चाहे जैसे जिए। इसका सबसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल कौन है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रभु श्री राम। मनुष्य रूप था, नारायण के अवतार थे वो। उनके जीवन में ऐसा क्या नहीं था जो नहीं था? उनके पास कौन-सी रेमेडी नहीं थी? फिर भी 14 साल का वनवास मिला। 14 साल उन्हें वन में रहना पड़ा। उसे जीना पड़ा, उस वनवास को जी के आगे बढ़ना पड़ा। तो वैसे ही हमारे जीवन में होता है। जो दृढ़ कर्म का पार्ट है, उसे जीना है और उसे जी के आगे बढ़ना है। और चार्ट में कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये जो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशंस डिस्कस कर पाना अभी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, जिसमें हम D1, D9 और बाकी सारे डिविजनल चार्ट्स को यूज़ करके देखते हैं। लेकिन अभी मैं ये समझा रहा हूँ कि कहाँ पे रेमेडीज़ आपके चार्ट में, आपके लाइफ में वर्क करती हैं और कहाँ पे नहीं करती हैं। तो पहला जो हमें मिला है, वो ये है कि दृढ़ कर्म पे, जो प्रारब्ध का पार्ट है, वहाँ पे रेमेडीज़ वर्क नहीं करती हैं। दूसरा होता है अदृढ़ कर्म। ये क्या होता है? ये वो कर्म है जिसे आप मोल्ड कर सकते हैं, जिसे आप रेमेडियल प्रोसेस से चेंज कर सकते हैं, जिस पे थोड़ा बहुत आपका अधिकार है। या यूँ कह लें कि जितना आप एफर्ट डालेंगे, जैसी रेमेडीज़ करेंगे, जैसा जीवन जिएँगे, उतना ही आप मोल्ड कर पाएँगे, जितना इनपुट उतना आउटपुट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो ये है कि अदृढ़ कर्म भी तभी चेंज होगा, जब रेमेडीज़ के साथ इंटरनल चेंजेज़ हों, बिहेवियरल चेंजेज़ हों। बिना बिहेवियरल चेंजेज़ के, बिना इंटरनल चेंजेज़ के कोई रेमेडी कहीं पे भी काम नहीं करने वाली है। इस बात को आप जितनी जल्दी सीख जाएँगे, उतनी जल्दी आपके लिए उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। अब हम बढ़ते हैं, जो ग्रे ज़ोन है, जो दृढ़ और अदृढ़ कर्म का मिक्सचर है, उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रे ज़ोन के विषय में। ग्रे ज़ोन क्या है? जो दृढ़ और अदृढ़ कर्म का मिक्सचर है, जो उसके बीच का है। ये कैसे देखेंगे आप? एक एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए किसी का जॉब लॉस होना है। किसी के जॉब में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होने वाला है। वो क्या है? वो दृढ़ है। आप उसको नहीं रोक सकते हैं। जॉब लॉस, जॉब में जो इम्पैक्ट आना है वो होगा। इसमें अदृढ़ कर्म क्या है? कितना होगा, उसका मेंटल इफ़ेक्ट कितना होगा, उसका इमोशनल इफ़ेक्ट कितना होगा, वो कितने लंबे समय के लिए चलेगा, वो सेटबैक कितना लंबा होगा, ये अदृढ़ के पार्ट में आता है। रेमेडीज़ करके आप उसके इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं, उसके ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, उसमें जो सफ़रिंग होने वाली है, उसको कम कर सकते हैं। बहुत बार लोगों का डिमोशन हो जाता है, बहुत बार लोगों को जो है इंसल्ट किया जाता है जॉब में, ऑफ़िसेज़ में, वो आप कम कर सकते हैं। लेकिन जो इवेंट होने वाला है, उसको 100% रोक पाना मुश्किल होता है। तो ये दृढ़ और अदृढ़ का मिक्सचर है और ज़्यादातर जो हमारे लाइफ के इवेंट्स हैं, वो इसी ग्रे ज़ोन में हो रहे होते हैं। आप क्रियामान तो कर रहे हैं, लेकिन जो दृढ़ और अदृढ़ का कॉन्सेप्ट है, वो मिलके हमारी लाइफ को चला रहा होता है। आपका थोड़ा बहुत अधिकार होता है,
पूरा का पूरा आप इवेंट नहीं रोक सकते हैं। अगर हम इवेंट रोक सकते, तो बहुत बार पहले भी आपकी लाइफ में चीज़ें हुई हैं, आप रोक सकते थे उसको। लेकिन एस्ट्रोलॉजी का जो सबसे बड़ा पर्पस है, वो क्या होने वाला है और उसके इम्पैक्ट को कैसे आप कम कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना है, कुछ जॉब चेंज होने वाला है या फिर कुछ बहुत बड़ा ऐसा इम्पैक्टफुल होने वाला है, जो आपके लाइफ को नेगेटिवली इफ़ेक्ट करने वाला है, तो उसको जान के और क्या रेमेडीज़ करके जो इवेंट होने वाला है, उसको कैसे आप थोड़ा पॉज़िटिव बना सकते हैं या बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव बना सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपको कैसा एस्ट्रोलजर मिल रहा है, वो डिपेंड करेगा कि आप कैसी रेमेडी कर रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हैं रेमेडी में। रेमेडीज़ काम करती हैं अगर सही तरीके से, सही प्रोसीजर के थ्रू, सही समय पे कराई जाए। कई बार नहीं, बहुत बार आप गलत रेमेडीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं। उसका रिज़ल्ट डेफ़िनेटली आपके पास नहीं आने वाला है। लेकिन ये जो ग्रे ज़ोन में हमारी लाइफ़ चल रही होती है, मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे इम्पैक्ट होता है और कंप्लीटली इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे लोगों के लाइफ़ में हुआ है। यू कैन गो टू माय ट्विटर हैंडल एंड यू कैन सी दैट। इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ महाभारत में। महाभारत में एक प्रसंग है जहाँ पे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा होता है। वहाँ पे धर्मराज युधिष्ठिर हैं, जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, वो अर्जुन हैं वहाँ पे। महाबली भीम हैं, नकुल हैं, सहदेव हैं और भी बहुत सारे वहाँ पे एक से एक वीर और योद्धा बैठे हुए हैं। द्रौपदी को लाया गया, दुशासन ने द्रौपदी का चीर-हरण करने का प्रयास किया वहाँ पे। द्रौपदी ने पहले खुद से कोशिश की, खुद से एफर्ट किए, उसके बाद युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सबको पुकारा। वो जो ह्यूमिलिएशन था, जो द्रौपदी को मिलना था, वो क्या था? वो दृढ़ था, वो होना ही था, उसे भोगना था उन्हें। और उस पूरी सभा को भोगना था। उस सभा ने भोगा, उस सभा ने उस चीज़ को जिया। उसके बाद उन्होंने जो सरेंडर यहीं पे आता है, उन्होंने सोल के सरेंडर के साथ भगवान श्री कृष्ण को याद किया और फिर वहाँ से जो वो प्रोसेस है वो ब्रेक होता है। तो जब तक सरेंडर नहीं है, जब तक सोल का सरेंडर नहीं है, तब तक आप किसी भी कर्म को प्रॉपर्ली इरेज़ नहीं कर सकते हैं। अगर सोल का सरेंडर प्रॉपर है, तो रेमेडीज़ वर्क करती हैं और जो दृढ़ कर्म का पार्ट है, उसको भी कुछ हद तक आप मैनेज कर सकते हैं। बट उस लेवल तक जाना, उस सरेंडर के प्रोसेस तक पहुँच पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है और बहुत जटिल है। वो एक नॉर्मल सा प्रोसेस नहीं है कि आपने बस बैठे-बैठे कर दिया और हो गया। हम सबको लगता है कि हम सरेंडर कर रहे हैं या फिर हमारे अंदर वो क्षमता है कि हम भगवान के सामने ऐसे समर्पित हो सकते हैं, लेकिन जब सिचुएशन आती है, जब टेस्ट आपका होता है, तो फिर पता चलता है। इसके आगे एक और उसी में प्रसंग है। जो पांडवास थे, 13 साल का जो है, 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास हुआ। क्यों हुआ ऐसा? नहीं होता। कभी कोई अधर्म नहीं, कभी कोई कोई भी गलत काम नहीं, लेकिन फिर भी वो भोगना पड़ा। क्योंकि धर्म स्थापना से पहले उस कर्म का सेटलमेंट होना ज़रूरी था, तो वो हुआ। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। कई बार हमारा कुछ कार्मिक अकाउंट ऐसा होता है, हमारा कार्मिक बैगेज ऐसा होता है, जिसे हमें फुलफ़िल करना होता है। वो आपके मैरिड लाइफ़ के प्रॉब्लम के थ्रू हो सकता है, वो जॉब के थ्रू हो सकता है। कर्म वो कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन सेटल अल्टीमेटली आपका कार्मिक अकाउंट ही हो रहा होता है, जिसे हम दृढ़ कर्म कहते हैं, जो कि प्रारब्ध का एक हिस्सा होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को अब मैं कोशिश करता हूँ आपको विज्ञान, साइंस के तरीके से थोड़ा साइंस की भाषा में समझाता हूँ। न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में इनर्शिया कह देते हैं। वो कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट कर रहा है, तो वो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक आप उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं। जब तक आप उस पे इंटरनल फोर्स नहीं लगाएँगे, तब तक उसका जो करंट सिचुएशन है, वो चेंज नहीं होगा। आप अब ऐसे सोचिए कि जो आपका कर्म है, वो एक मूविंग ऑब्जेक्ट है। जो संचित कर्म है, वो हज़ारों, लाखों सालों से मोशन में है और जो प्रारब्ध है, वो इस लाइफ़ का जो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, वो है। जब कुछ चेंज करना हो, तो जो इस लाइफ़ में आपको मिला हुआ है, उसको आप चेंज करेंगे। और न्यूटन का लॉ ये भी कहता है कि फ़ोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, वो भी मैटर करता है। तो कितने मैग्नीट्यूड, कितने कैपेबिलिटी के साथ आप फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो मैटर करता है। कितना स्ट्रॉन्ग जो है, कितना हेवी वो कर्मा है, जो मोशन है वो कितना स्ट्रॉन्ग और स्पीड के साथ हो रहा है, वो भी मैटर करता है कि आपको कितना फ़ोर्स लगाना पड़ेगा। तो वहाँ पे फिर रेमेडीज़ के क्वालिटी में रेमेडीज़ कितना
पिन पॉइंटेड रेमेडी आपको दी जा रही है उसमें मैटर करता है। और वो जो मोशन की बात हो रही थी यहाँ पे, वो जो कर्म है वो कितना हैवी और दृढ़ है, वो कितना रिजिड कर्म है। तो अब फिर बात यहाँ पे आ जाती है कि आप उसको कैसे टैकल करेंगे। अगर वो बहुत ज़्यादा हैवी है, दृढ़ है, तो फिर मैग्नीट्यूड आपको बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप मैग्नीट्यूड नहीं बढ़ाते हैं, अगर आप उस लेवल पे नहीं जाते हैं, तो फिर आप उसको कैसे चेंज कर पाएँगे? नहीं चेंज कर पाएँगे। एक मंत्र हो गया, एक कोई स्टोन हो गया, कुछ और हो गया, ये बहुत बहुत छोटे अमाउंट का और बहुत मिनिमल इफ़ेक्ट डालने वाली चीज़ें होती हैं। अगर कर्मा हैवी है, दृढ़ है, तो यू हैव टू गो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल और वहाँ पे जाके आपको रेमेडीज़ परफ़ॉर्म करनी होंगी। कर्मा के डिस्कशन के अलावा मैं और 5 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा, जिनकी वजह से आपकी रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। जो सबसे पहला रीज़न है कि रेमेडी जो है कभी भी वीक प्लैनेट की नहीं होती है, रेमेडी होती है जहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है। हमेशा वीक प्लैनेट या फिर कोई मैलेफिक कॉम्बिनेशन होने का मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉब्लम ही दे रहा है। डायग्नोज़ करना प्रॉब्लम को बहुत ज़रूरी है, प्रॉब्लम को फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले सैटर्न की रेमेडी करना है, कर रहे हैं आप, हो सकता है प्रॉब्लम कोई और दे रहा हो। राहु की रेमेडी कर रहे हैं आप, हो सकता है प्रॉब्लम मर्क्यूरी दे रहा हो। प्रॉब्लम कोई भी दे सकता है। 9 के 9 ग्रह उतने ही कैपेबल हैं आपको प्रॉब्लम देने के लिए। और ब्लेस भी कोई भी कर सकता है। मार्स, राहु कोई भी आपको ब्लेस कर सकता है एज़ पर योर कॉम्बिनेशन व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर चार्ट। सो फर्स्टली पहले आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। और आइडेंटिफाई कैसे होता है? पास्ट का देख के, पास्ट के प्रेडिक्शंस करके कि क्या रहा, कैसे रहा, रिजल्ट कब आया, किस साल आया, क्या हुआ, वो सारी चीजें देख के फिर हम मैप करके और फिर वहां पे जो है उसके लिए रेमेडीज डिजाइन करते हैं और रेमेडीज करते हैं। जो दूसरा फैक्टर है वो है कि ये आइडेंटिफाई करना कि क्या चेंज हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। आज का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। आज ही वो मेरे पास फीडबैक आया। पिछले साल उनकी कंसल्टेशन थी 2025 और मैंने बोला था कि अप्रैल में मैरिटल लाइफ में बहुत बड़ा टर्नओवर होने वाला है और हो रहा है, वो चल रहा है। जो है अभी आई थिंक इट्स 5 और 6 अप्रैल और आज ही मैसेज आया था उनका कि हाँ, वो जो चीज़ें आपने कन्फर्म की थी वो हुआ। तो वो दृढ़ कर्म का पार्ट है। अब उसे मैं रेमेडी करा के चेंज करता, हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम बढ़ जाती। तो वो जो दृढ़ कर्म का पार्ट है, अगर आपको पता है कि ये चीज़ होनी है, देन आप उसके लिए रेडी रहिए। वहाँ से आपको मुक्त किया जाएगा, वहाँ से आप लाइफ़ के अगले स्टेज पे जाते हैं, मुक्त होते हैं और फिर नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसमें जो तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है रेमेडीज़ को सिर्फ़ एक बाहरी रिचुअल समझ लेना। तो कई बार रेमेडीज़ को लोग सिर्फ़ एक बाहरी एक्ट समझ लेते हैं और सिर्फ़ एक्ट को परफ़ॉर्म किया, घर आ गए, दैट्स इट। ऐसे नहीं होता है। जब तक आप बिहेवियरल चेंजेस नहीं लेके आएँगे, अपने बिहेवियर में चेंज नहीं करेंगे, अपने इनर सेल्फ को नहीं बदलेंगे, तब तक बाहर की चीज़ें कैसे बदलेंगी? हो कई बार आपको बताया ही नहीं जाता है कि आपकी लाइफ़ का पैटर्न क्या है, क्या ब्रेक करना है, क्या ब्रेक करके आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ें चेंज करनी है। कुछ-कुछ चार्ट्स में होता है कि है रात में देर तक जगने का कॉम्बिनेशन, हो रहा है बहुत टाइटली कंजंक्ट है सैटर्न मून, मून अफ़्लिक्टेड है चार्ट में, तो नहीं आती है उनको नींद। अब आप अचानक से उस इंसान को बता दो कि आपको ऐसे-ऐसे लाइफ़स्टाइल करनी है, तो वो कैसे उसको एडजस्ट कर पाएगा? जब तक आप उसके बिहेवियर में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके चेंजेस नहीं लेके आएँगे और उसका भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। आपको समझाना पड़ता है कंसल्टेशन में, कैसे आप कर सकते हैं। तो सिर्फ़ कुछ चीज़ें डोनेट करने से, स्टोन पहनने से, कुछ चीज़ों को फ़ॉलो कर लिया, मंदिर चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, उससे सारी चीज़ें नहीं चेंज होती हैं। 70% चीज़ें आपके बिहेवियर से चेंज होती हैं, 30% रोल जो है वो रेमेडीज़ का होता है। वो भी सिर्फ़ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को मेंटेन करने के लिए। रेमेडीज़ वहाँ वर्क करती हैं डेफ़िनिटली, बट अगर आप अपने बिहेवियरल चेंजेस को ठीक कर सकते हैं, आप अपने इनर सेल्फ को ठीक कर सकते हैं, अपने जो बहुत लंबे सालों से पैटर्न चला आ रहा है, उसको अगर ब्रेक कर सकते हैं, तो वो वहाँ पे आपको डेफ़िनिटली हेल्प करेगा और ये सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्टिव एक प्रोसेस है। और जो चौथा इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है, वो होता है रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। रॉन्ग एक्सपेक्टेशन कैसे? कि बहुत बार लोग कहते हैं कुछ ऐसी रेमेडी बता दीजिए जिससे पैसा बढ़ जाए, इनकम बढ़ जाए। अब चार्ट में जो पैसा है वही तो मिलेगा ना, ऐसा तो नहीं है कि प बाहर से कोई पैसा लाके दे देगा आपको। चार्ट में धन योग नहीं है, चार्ट में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं हो पा रहा है जो अभी आपको इस उम्र में पैसा दिला पाए या जो जो दशा चल रही है उसका कोई ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। तो रेमेडी फिर नहीं दिला पाएगी आपको। चार्ट में अगर 1% का भी सपोर्ट है कहीं से भी, तो फिर आप रेमेडी के थ्रू उसको और एनहांस कर सकते हैं। अगर आपके चार्ट में धन योग नहीं है, जितना है उतना ही मिलेगा। अगर कोई खराब ट्रांज़िट हो रहा है, खराब दशा चल रही है, तो उसको आप मोल्ड कर सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत एनहांस कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कॉम्बिनेशन नहीं है तो फिर आप उसको पैदा कर देंगे रेमेडीज़ के थ्रू और हो जाएगा। ज़रूर कहीं न कहीं से चार्ट में सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी जाके रेमेडीज़ भी वर्क करती हैं।
अगर उस चीज़ का कॉम्बिनेशन चार्ट में नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम आपके पास आनी है एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट। जो 5वां है, वो है टाइमिंग का कॉन्सेप्ट कि रेमेडी कब करनी है। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है कि क्या-क्या उसमें जो है रेमेडी कब परफ़ॉर्म करनी है और क्या-क्या उसमें जो है हमें इंग्रीडिएंट लगने वाला है और कहाँ पे उसे परफ़ॉर्म किया जाना है। प्लेस और जो उसका इंग्रीडिएंट है वो चार्ट के कॉमन बहुत स्पेसिफिक होता है ये, है ना? अब सैटर्न मैं बोल दूँ कि वॉक करने से सैटर्न का मैंने बिहेवियरल रेमेडीज़ बताई, वो बिहेवियरल पार्ट है, वो जनरल है। लेकिन आपके चार्ट से हो सकता है कि कोई और टाइमिंग है, कोई और जो है उसमें कुछ और मैं चीज़ें ऐड करूँ जो आपको हेल्प करें। तो जो ये स्पेसिफिक जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं चार्ट के थ्रू, किस टाइम पे क्या इंग्रीडिएंट होगा और किस जगह पे उसे मुझे परफ़ॉर्म करवाना है, ये भी बहुत मैटर करता है। बहुत नहीं, बहुत-बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये, इसका ख़्याल बिल्कुल रखना चाहिए आपको रेमेडीज़ परफ़ॉर्म करते समय। टाइमिंग में दशा, अंतरदशा जो भी एक आपके चार्ट का स्पेसिफ़िक टाइमिंग है, किस टाइमिंग में आप रन कर रहे हैं, नैसर्गिक दशा क्या है, जो भी चीज़ें हैं, वो भी मैटर करती हैं। अगर वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, फिर वहाँ पे भी रेमेडीज़ करने में प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। अब जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि फिर रेमेडीज़ करे कैसे और कर्म क्या करता है? तो इस फ्रेमवर्क में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि पहचानिए कि कर्म कैसा है, कर्म दृढ़ है या अदृढ़ है? और वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही कर पाएगा कि जो भी इवेंट आपके लाइफ में घटित हो रहा है, क्या उसको आप चेंज भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सिर्फ़ रेमेडीज़ रिचुअल्स के थ्रू मत करिए। सिर्फ़ रेमेडीज़ एक काम के तरीके से मत करिए कि ये दे दिया, वो कर दिया, ऐसे कर लिया। जो इनर सेल्फ का चेंज है, जो बिहेवियरल चेंजेज़ हैं, जो एक रेमेडी का बहुत अच्छा रेमेडियल हेल्प आपके लिए हो सकता है, उसको पहचानिए और उसको परफ़ॉर्म करिए। जो तीसरा सबसे है कि ब बहुत बार सफ़रिंग जो है वही एक रेमेडी होता है। तो सफ़रिंग को रोकने के बजाय सफ़रिंग के थ्रू कैसे जाया जा सकता है और थोड़ा-सा कैसे उसे ईज़ी बनाया जा सकता है, एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। हर बार सफ़रिंग को रोका नहीं जा सकता है, इसे आपको समझना पड़ेगा और इसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सफ़रिंग आप हमेशा रोक नहीं सकते हैं। हो सकता है कि सफ़रिंग जो है, जो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा है, जो 8वें घर से आता है, वो आपको बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ट्रांसफ़ॉर्मेशन दे दे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है सरेंडर, समर्पण। जो आपके इष्ट देवता हैं, जो आप जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उनके शरण में जाइए, खुद को सरेंडर करिए और एक्सेप्ट करिए जो भी आपको मिला हुआ है, ग्रैटिट्यूड लाइए, जो भी उन्होंने दिया है आपको, जो भी आपको मिला हुआ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड लाइए, समर्पण की भावना लाइए अपने अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ठीक हो जाती हैं। हमेशा कंप्लेन के प्रोसेस में रहना, हमेशा शिकायतें करते रहना, वो कुछ उससे सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि यू आर पुटिंग 100%, अगर आपको लग रहा है कि यू आर डूइंग ऑल द रिचुअल्स, ऑल द बिहेवियरल थिंग्स, देन द लास्ट स्टेज इज़ सरेंडर, समर्पण, दैट्स इट। अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है देन ट्राई टू फाइंड इट आउट। गुरु के पास जाइए, अगर गुरु कोई है, कोई वो सिखा सकता है आपको। कई बार अगर गुरु मिलना बहुत मुश्किल होता है, गुरु नहीं है तो आप खुद से सीखिए, अपने गुरु खुद बन जाइए। तो ये जो मैंने अभी तक आपको समझाया, ये रेमेडियल एक प्रोसेस का हिस्सा था कि कौन-सी रेमेडी आपको हेल्प कर सकती है, रेमेडीज़ क्यों हेल्प नहीं कर सकती हैं। आपको डेफ़िनेटली इससे हेल्प मिलेगी। और जो क्वेरी मेरे पास आई थी, वो कुछ-कुछ ऐसी ही क्वेरी थी, जहाँ मुझे डायग्नोज़ करना था कि क्या मैं इसके लिए रेमेडी दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ। और बहुत बार मेरे पास जेन्युइन लोग आते हैं, जिनको मैं भी रेमेडीज़ बताता हूँ, आई हैव टू से देम कि अच्छा ये रेमेडी मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे बहुत उम्मीद नहीं रखना है। ये चीज़ आपके साथ ऐसा रहने वाला है, ये चीज़ चेंज हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती है। और बहुत बार जान लेना कि आपके आपके पास दिक्कत किस चीज़ से हो रही है आपको, प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है, वही बहुत बड़ा सॉल्यूशन होता है। वो आपको इतना पीस देता है, इतना पीस देता है कि आधी प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाती है। इफ यू नो दैट ओके आई एम गोइंग टू सफर, देन यू आर रेडी मेंटली। आपकी प्रॉब्लम वहाँ सॉल्व है आधी। बाकी आधी आप, अगर कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको मिल जाए, जो आपको अच्छी रेमेडीज़ बता सके, आपको अच्छे से गाइड कर सके, आपको आपके लाइफ में कुछ बिहेवियरल चेंजेस करवा सके, देन बहुत हद तक लाइफ चेंज होती है और लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। धन्यवाद।